हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपकी तरह औरों को भी स्टेनो स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए एक बेहतर विकल्प मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। शुरू होगा 5 सेकंड बाद। मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। अरस्तु का यह कथन इंसानी समाज पर अब तक की सबसे उम्दा टिप्पणी है। यह बात अलग है कि जब ये सामाजिक प्राणी असामान्य हरकत करने लग जाते हैं और अपनी सीमा को लांघकर असामाजिक हो जाते हैं, तो वे केवल विनाश को ही जन्म देते हैं। फिर परिस्थितियां उस सभ्य समाज के अनुकूल नहीं रह जाती है, जिनकी ठोस बुनियाद पर एक राष्ट्र खड़ा होता है। एक न्यूरोविज्ञानी के बतौर देश के सामाजिक ताने बाने में आए हालिया उथल पुथल को विश्लेषित करते हुए मैंने आसपास के माहौल और घटनाक्रम का अर्थ तलाशने की कोशिश की। उसके लिए मैंने यह माना कि हमारा मस्तिष्क एक जंगल की तरह है, जो पूरी तरह जीवन से युक्त है और वहाँ विकास व क्षरण की प्रतिक्रियाएं समानांतर चलती हैं। जाहिर है, इस जंगल में हरे भरे इलाके हैं और सूखे हुए भी। लिहाजा इसी दिमाग के भीतर जानवर, भूत प्रेत, शैतान, साधु और संत सबका बराबर वास है। फिर जो अगला सवाल इस विचार प्रक्रिया में खड़ा होता है, वो यह है कि इस जंगल पर किसका राज है। क्या वह शेर है जो अपने साहस, संकल्प और वर्चस्व से बाकी निवासियों पर राज करता है, या फिर एक बंदर जो एक शाखा से दूसरी शाखा तक उछलते हुए केवल आत्म प्रदर्शन करता है, लेकिन वास्तव में वह किसी राजकाज की प्रक्रिया से दूर रहता है और समाज पर जिसका अनचाहा असर भी होता है। कार्ल सेगन ने पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त अपनी पुस्तक द ड्रैगन्स ऑफ ईडेन में बहुत खूबसूरती के साथ रीढ़ युक्त मस्तिष्क के विकास क्रम और उसके व्यवहार को समझाया है, जिसे प्रख्यात अमेरिकी चिकित्सक और स्नायु विज्ञानी पॉल डी मैकक्लीन ने प्रतिपादित किया था। मैकक्लीन ने 1973 में इंसानी मस्तिष्क के रहस्यों के अन्वेषण की एक खूबसूरत अवधारणा पेश की थी। उनके मॉडल के हिसाब से आज के मनुष्य के मस्तिष्क का विकास जातिवृत्तीय ढंग से हुआ है, जो 3 विशिष्ट और भिन्न बायो कंप्यूटरों में बंट गया है। हर एक की अपनी जेनेटिक प्रोग्रामिंग है। ये 3 हिस्से हैं: रेप्टिलियन ग्रंथि, पैलियो मैमेलियन ग्रंथि और नियो मैमेलियन ग्रंथि। प्रत्येक संरचना मानव मस्तिष्क के विकास क्रम में समय के साथ एक के बाद एक जुड़ती चली गई है। रेप्टिलियन ग्रंथि या आर कॉम्प्लेक्स या रेप्टिलियन मस्तिष्क भौतिक अवस्था को कायम रखने के लिए जिम्मेदार है। इसका लेना देना अपने अस्तित्व को बनाए रखने में काम आने वाले स्वस्फूर्त व्यवहार या प्रतिक्रिया से है। आक्रामक व्यवहार
पलटवार प्रजनन, वर्चस्व, अपने इलाके की पहरेदारी और कर्मकांडीय कृत्य इसमें आते हैं, जिनका संबंध अस्तित्व को बचाए रखने वाली विचार प्रक्रिया के साथ है। पेलियो मेमेलियन ग्रंथि दिमाग का भावनात्मक हिस्सा है। यह सामाजिक मेधा का केंद्र है। प्रेम, नफरत, भय, सुख, यौन संतुष्टि, कुढ़न और सामाजिक लगाव जैसे भाव यहाँ से पैदा होते हैं। किसी व्यक्ति के संपर्क में आने या परिस्थिति से टकराने पर हमारे भीतर से जो विविध एहसास पैदा होते हैं, यह हिस्सा उसके लिए जिम्मेदार है। नियोमेमेलियन ग्रंथि सेरिब्रल नियोकार्टेक्स का प्रतिनिधित्व करती है। यह संरचना केवल स्तनपायी जीवों में पाई जाती है और इसका लेना देना बौद्धिकता व आध्यात्मिकता से होता है। नियोमेमेलियन ग्रंथि सबसे विकसित, सबसे बड़ी और सबसे घनी होती है। मनुष्य जाति ने इसका सबसे कम इस्तेमाल किया है। दरअसल यही असल खेल है। नियोमेमेलियन ग्रंथि की मौजूदगी ही मनुष्य के दिमाग को पशु के दिमाग से अलग करती है। जो लोग प्रारंभ की दो ग्रंथियों से पूरी तरह संचालित होते हैं, वे न केवल अपना कष्ट बढ़ाते हैं बल्कि समाज और देश के लिए भी विनाशक साबित होते हैं। इस तरह के लोग अपराधी, बलात्कारी, मानसिक रूप से भ्रष्ट, आतंकवादी बन जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि समाज में पशुवत प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप समाज के उन शेरों को देख रहे हैं जिन्हें बंदरों ने हाशिए पर धकेल दिया है। ये लोग अंततः देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। जैसे दिमाग के जंगल का धीरे धीरे क्षरण हो जाता है, यह रास्ता अंत में अल्जाइमर रोग की ओर ले जाता है। मनोवैज्ञानिक और स्नायु विज्ञानी इस परिघटना की व्याख्या ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें आज महात्मा गांधी जैसी एक शख्सियत की ज़रूरत है जो दुनिया की सबसे बड़ी अहिंसक ताकत यानी इंसानी दिमाग को खोलकर सक्रिय कर सके, उसकी क्षमताओं को दोबारा तलाश सके तथा अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए संभावनाओं के हरे भरे क्षितिज विकसित कर सके। अमेरिका की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि अमेरिका में जन्मे तकनीकी पेशेवरों के एक समूह को H-1B वीजा धारकों के जीवन संगियों से कंपनियों में नौकरी की बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। ऐसा कहे जाने के बाद न्यायाधीशों ने भारतीय कर्मियों को कुछ समय राहत देते हुए अंतिम निर्णय निचली अदालत में चल रहे मुकदमे पर छोड़ दिया है। H-1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को विशेष ओहदों पर स्थायी रूप से विदेशी कर्मियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिसे 6 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। H-1B वीजा धारक के जीवन संगी H-4 वीजा दिया जाता है। बराक ओबामा के दौर में 2015 के कानून के बाद से इनमें से कुछ को अमेरिका में काम करने के लिए आवेदन
करने की अनुमति दी गई है और तब से ही अमेरिकी नागरिक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। पत्रिका से प्रकाशित जिम्मेदार कौन सही मायने में नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कार्यों के क्रियान्वयन और उनकी समाप्ति में इतना समय अंतराल होता है कि आम आदमी का जीना दूभर हो जाता है। पाई स्टॉप।